क्लास 11 से 12th में आए हो, कॉमर्स जिस तरह से क्लास 11th में तुमने पढ़ी, जिस तरह से 11th को गिरता हुआ देखा, अगर क्लास 12th को उसी तरह से देखना चाहते हो तो ये वीडियो यहाँ बंद करके जा सकते हो। बट अगर डिटेल में जानना चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बीएसटी कैसे पढ़े, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, अकाउंट्स कैसे पढ़े फ्रॉम सीबीएसई टॉपर हिमसेल्फ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि एंड तक देखना, इस वीडियो के आखिरी पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि कैसे मंथ वाइज मंथ डिवाइड करके अपना क्लास 12th का सिलेबस ऑन टाइम खत्म कर सकते हो, जैसे सीबीएसई टॉपर ने ऑलरेडी किया। परीक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बीएसटी से। तो बीएसटी जो आपने 11th में पढ़ी थी ना यार, वो कंप्लीटली डिफरेंट है 12th से, क्योंकि 12th के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्प्लीमेंट होने वाली चीजें हैं, मतलब रियल लाइफ बिजनेस से जो चीजें हैं ना, वो ज्यादा है इसके अंदर। दो बुक है आपकी, पार्ट ए पार्ट बी। अब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना बीएसटी के अंदर, वो है कि यार कंसेप्ट तो इजी है, अपन को समझ भी आ गया, लेकिन क्या होता है, मैंने आज पढ़ लिया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 10 दिन बाद में मैंने सोचा कि यार मैंने क्या पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, पॉइंट याद करने की कोशिश करता हूं मैं, तो वो भी याद नहीं आते यार मेरे को। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है कि अपने को फॉरगेटिंग कर्व जो है ना, उसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ। जैसे आज आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ ली है, तो कल आपको 10 मिनट देने हैं और उनको रिवाइज करना है। मतलब डेली 10 मिनट आपको रिवीजन के लिए देने हैं। मॉर्निंग में दे सकते हो यार, 10 मिनट तो निकाल सकते हो ना, लेकिन ये 10 मिनट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। फिर जैसे मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, उसका रिवीजन। फिर जब मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट किया, तो उसके साथ मेरे को चैप्टर 1 का रिवीजन करना है। चैप्टर 3 कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 1, इन दोनों का रिवीजन करना है। चैप्टर 4 के बाद में चैप्टर 1 टू 3, ये तीनों का रिवीजन करना है। अगर ये स्ट्रेटेजी अपन ने फॉलो की ना, तो आपकी ये भूलने की जो बीमारी है ना, वो तो खत्म हो जाएगी, ये श्योरिटी है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, वो आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम है यार, कि मतलब अपन ने सोच लिया कि हाँ यार मैंने हिंदी में समझ लिया है और इंग्लिश में तो मैं लिख ही दूंगा, लेकिन जब एग्जाम में अपन एक्चुअली लिखने के लिए बैठते हैं ना, तो वो लिखा नहीं जाता उस टाइम पे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपने जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट किया, तो कुछ टॉपिक्स आपने लिख लिए, या आपने कोई स्कूल के अंदर जो टेस्ट हो रहा है वो अटेंड कर लिया, ताकि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बन जाए, और जब प्री बोर्ड आए, बोर्ड आए, तब ये प्रॉब्लम ना हो। थर्ड जो प्रॉब्लम अभी जो मोस्टली आप को देखने के लिए मिल रही होगी, जो कि है केस स्टडी और एमसीक्यू के अंदर। अपने को समझ में ही नहीं आता यार, केस स्टडी किस बारे में है, कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, कौन सी टॉपिक है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। और सेम एमसीक्यू के अंदर होता है, जब एमसीक्यू के अंदर केस स्टडी आती है, सारे के सारे ऑप्शन अपने को करेक्ट लगते हैं। अगर सारे भी ना लगे, तो मोस्टली 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन में अपन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं यार। तो इसका एक सबसे इजी सॉल्यूशन बताऊं, कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो यार, 2 से 3 टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डायरेक्ट लाइंस मिलेंगी एनसीईआरटी से। केस स्टडी के अंदर जब पढ़ोगे ना, बोर्ड के अंदर जब आएगी, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाओगे, तो आपको लगेगा यार ये तो डायरेक्ट लाइन, एकदम कॉपी पेस्ट लाइन आती है। और अभी इस साल केस स्टडी का और एमसीक्यू का वेटेज भी बढ़ गया है, तो इस पर बिल्कुल फोकस करना है आपको, केस स्टडीज के ऊपर, ठीक है। बीएसटी के अंदर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जैसे पता है कि 2 बुक है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, ज्यादातर कंसेप्ट पर अपने को फोकस करना है, और न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। और वहीं इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, वो कंप्लीटली हिस्ट्री है यार। 1991 में क्या हुआ था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पास्ट जो अपने पास के जो कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशन कैसे हैं, 1947 के अंदर मतलब इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे था, ये कुछ चैप्टर्स है। मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं सही बोलूंगा, बोरिंग है, लेकिन अपने को करने पड़ेंगे यार ये। मतलब हिस्ट्री है, इसको याद करना पड़ेगा। वहीं मैक्रो के अंदर कंसेप्ट है। तो इसको, इकोनॉमिक्स को शॉर्ट करने का मैं आपको मेथड बता देता हूँ, कि सबसे पहले आपको यार कंसेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करना है। कंसेप्ट क्लियरिटी आपने अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर ली, तो आधा काम आपका हो गया। फिर कंसेप्ट क्लियरिटी के बाद में अपने को टेस्ट करना है कि जो मैंने कंसेप्ट समझा वो अप्लाई हो पा रहा है मेरे को, ठीक है। मतलब एक बार बुक रीडिंग लगा लिया आपने, उन चीजों को लर्न कर लिया, और फिर आपको जाना है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। बैक एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होते हैं संदीप गर्ग के, या आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है, वो लगाइए, वो टेस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं वो, आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी को टेस्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आप फोकस कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर कहाँ पे अपन गलती कर जाते हैं, लास्ट में अपन गलती कर जाते हैं, कि फोकस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। अपने को आंसर पता है माइंड के अंदर, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते।
तो मैंने अभी बीएसटी के अंदर भी आपको ये चीज बताई थी कि आंसर प्रेजेंटेशन पे अपने को फोकस करना है, जो कि क्लास के अंदर अपने टेस्ट होते हैं उनके अंदर अपन कर पाएंगे। और अगर आप टीचर से डिस्कस करोगे ना यार, वो आपको और बेटर वे में गाइड कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर सेम आपको प्रॉब्लम आने वाली है लर्निंग की, तो इसके अंदर भी आपको सेम मेथड यूज करना है। चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद में 1 2 दोनों रिवाइज, चैप्टर 3 कंप्लीट करने के बाद में 1 2 3 तीनों रिवाइज करने हैं यार। अच्छा, ठीक है, समझ गया। अब चलते हैं अपन लास्ट अकाउंटेंसी की स्ट्रेटेजी के ऊपर। अकाउंटेंसी के अंदर आपके पास दो बुक हैं, टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल। इनमें से कोई एक होगी। ये मत सोचना कि मैं दोनों कर लेता हूं, अगर दोनों पे हाथ डालोगे ना तो एक भी नहीं मिल पाएगी आपको। बात तो सही है। ठीक है, तो एक पर ही फोकस करना चाहिए अपने को। बाद में इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी के अंदर क्या है कि फोकस ऑन कंसेप्ट। अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा है ना यार, कंसेप्ट पर फोकस करना है। तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे कि मैंने दो नोटबुक बना ली थी, एक कंसेप्ट की और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आप बनाना यार, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन सोल्व किए, 100 क्वेश्चन सोल्व किया आपने, ठीक है, तो आप बार बार 100 क्वेश्चन तो वापस सोल्व नहीं करोगे जब रिवाइज करोगे। आपने क्या किया, कंसेप्ट वाली बुक के अंदर राइट कर लिया कि मेरे को चैप्टर 1 फंडामेंटल के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत है, 9th क्वेश्चन में दिक्कत है और 10th क्वेश्चन में दिक्कत है। और जब रिवीजन का टाइम आए ना, तो उनको क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करना है। एक बार अपन ने अटेम्प्ट किया था, अपने को समझ में नहीं आया था, लेकिन रिवीजन के टाइम पे अगर मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन 1 नहीं आ रहा, फिर मैं अगर मेरा सॉल्यूशन हो गया तो उसको कट मार देना। मतलब क्वेश्चन 1 का मेरा जो फियर था वो गायब हो चुका है। क्वेश्चन 2 हो गया तो इनको कट मार देना। और इससे जो जहां पर आपको दिक्कत आती है ना कंसेप्ट के अंदर, कोई ऐसा तो होता नहीं है कि 100 क्वेश्चन किया, मेरे को 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे, हो गए मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन होंगे, वो एक जगह लिख लिए। और जब रिवीजन करने आए तो उन 20 क्वेश्चन पे फोकस करें, ना कि जो 80 क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम में अपन पे बन गए थे उनको वापस से करें। एक ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब एक और टाइम बचा सकती है आपकी अकाउंटेंसी के अंदर की इलस्ट्रेशन को ओरली करना है यार। जैसे आपने इलस्ट्रेशन पे चले गए चैप्टर 1 के अंदर पी एंड एल एडजस्टमेंट या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, मेरे माइंड में सोच लिया, मतलब क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है सैलरी आईओसी, मैंने माइंड में सोच लिया कि नेट प्रॉफिट इधर आएगा, आईओडी इधर आएगा, सैलरी इधर आएगा, आईओसी इधर आएगा। और माइंड में सोच लिया आपने कि कितनी कितनी अमाउंट है। ये आपका टाइम सेव कर सकती है, लेकिन मैं बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन में ये आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन कंप्लीटली अपने प्लानर के ऊपर चलते हैं। जुलाई के अंदर जो है आपको अकाउंटेंसी के अंदर मैंने दिया है, फंडामेंटल को कंप्लीट कर लीजिए 10 दिन के अंदर, गुडविल चेंज इन पीएसआर को 5 दिन के अंदर और एडमिशन 10 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में एक बार आपको 5 दिन मिलेंगे एक्स्ट्रा, उसके अंदर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। एक चीज आपको बता दूं कि अकाउंटेंसी आपको डेली स्टडी करनी है और बीएसटी और इकोनॉमिक्स है वो अल्टरनेटिव डेज पे आपको स्टडी करनी है। बीएसटी के अंदर अपन ने टारगेट रखा है 4 चैप्टर को कंप्लीट करने का, चैप्टर 1 2 3 4। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर मनी, बैंकिंग, बजट और इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर अपन ने 2 चैप्टर रखे हैं जुलाई के अंदर। अगस्त के अंदर अपन चलेंगे तो अगस्त के अंदर 2 चैप्टर रखे हैं मैंने अकाउंटेंसी से, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन। और यहाँ पर आपकी बुक एक कंप्लीट हो जाएगी यार, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, उसके अंदर आपको फुल रिवीजन करना है। जो मैंने बताया था कि जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने थे वो इस टाइम पे सॉल्व करने हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट एक बार माइंड में लेके आ जाना है। कंसेप्ट वाली जो बुक है उसको यूज करना है रिवीजन के टाइम पे मोस्टली, ठीक है। बीएसटी के अंदर 2 चैप्टर रखे हैं मैंने, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, थोड़े हार्ड चैप्टर्स हैं ये। और बाद में आपको ये हो जाए कंप्लीट, आधा सिलेबस आपका बीएसटी का हो जाएगा 2 अगस्त मंथ के अंदर ही। और आपको 1 से 6 तक सारे के सारे चैप्टर को वापस से रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और वहीं पे इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर रखे हैं, मतलब बीओपी एंड एफओई को रखा है मैंने, नेशनल इनकम को रखा है। नेशनल इनकम आपको अगले मंथ के अंदर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है। और इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 3rd एंड 4th चैप्टर कंप्लीट करना है। सितंबर के अंदर आप आ जाओगे तो आपको बुक जो सेकंड है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, उसके अंदर शेयर वाले चैप्टर को मैंने मैक्सिमम टाइम दिया 25 डेज के अकाउंट। आप इसको चेंज कर सकते हो यार, ये रिजिड नहीं है, आपके अकॉर्डिंग मैंने एक प्लान बना के दे दिया। आप इसी तरीके से आप खुद का प्लान भी बना सकते हो, ये रिजिड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने शेयर का, अब आ जाते हैं वापस बैक इस पे, अगर आपने शेयर का जो चैप्टर है वो अच्छे से कर लिया तो डिबेंचर के जो चैप्टर
चैप्टर आएगा उस पे आपको बहुत कम फोकस करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इसी के कंसेप्ट इसके अंदर यूज हो जाएंगे और 5 दिन के अंदर मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बीएसटी के अंदर आपको 3 चैप्टर इस मंथ के अंदर कवर करने हैं सितंबर में, और इकोनॉमिक्स का अपने को नेशनल इनकम इंडियन के 2 चैप्टर और एडीएस को कंप्लीट करना है। जब आप अक्टूबर में आ जाओगे तो अक्टूबर में सिर्फ आपके पास बुक 3 रहेगी, क्योंकि 2 बुक आप कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी। बुक 3 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कवर करनी है। बीएसटी के अंदर चैप्टर 11, 10 एंड 12 कंप्लीट करना है, और इकोनॉमिक्स के अंदर आपके सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं अब, 7th एंड 8th इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर एंड एडीएस। मतलब इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपने अगर ये फोकस कर लिया, इसको फॉलो कर लिया, मतलब मैंने जो प्लानर बताया, आपका अक्टूबर तक यार पूरा सिलेबस होने वाला है कंप्लीट, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है आपका। उसके बाद में आपको सैंपल पेपर पर फोकस करना है, जो आपके कंसेप्ट जहां पर वीक रह रहे हैं उसको वापस से करना है, और मेनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। होप करता हूं कि आपको ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, प्लान बताए हैं, जो जो प्रॉब्लम बताई हैं और उनके सॉल्यूशन बताए हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प किए होंगे। अब अगर तुम वीडियो के एंडिंग पार्ट पे आ ही गए हो तो जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 4 मंथ का प्लानर अपलोड कर दिया है, उसे डाउनलोड करो और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर सिर्फ 4 महीने के अंदर सिलेबस को खत्म कर दो, और फिर तुम बन जाओगे चैड अपने दोस्तों के बीच में। तो जा ना जा, अब पढ़ ले।